कहने को तो ये टॉपिक सीए फाइनल में है, लेकिन आप लोगों की किस्मत ऐसी है कि ये बीकॉम में आ गया। सो हे गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का वन शॉट रिवीजन। सभी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे विथ 3 सॉल्व क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग थ्योरी पोर्शन में। हाँ, बाय द वे मैं बता देता हूँ आपको, इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। एक आएगा आप लोगों का गुडविल में से, एक आएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में से। इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आता है, इसमें भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आता है। ठीक है, तो आपको दोनों ही चैप्टर में से प्रिपेयर करना पड़ेगा, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। तो ऐसा नहीं है कोई एक आप छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, आ जाओ। बहुत ही फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से करेंगे। 3 क्वेश्चन भी समझा दूंगा तो आप आराम से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ शुरू करते हैं। अ शेयर रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट इन द कंपनी। बाय द वे, शेयर्स क्या होता है, शेयर्स वर्सेस स्टॉक वाली वीडियो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। वो वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अ शेयर रिप्रेजेंट इंटरेस्ट इन द कंपनी। देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन बी वैल्यूड। बेसिकली 3 मेथड्स हैं इसके। It can either be an entitlement to the share of future profits or as an interest in the net assets that comprise the company. 2 मेथड्स रहते हैं। Therefore, the choice of the method of valuation is often governed by the reason for the investment. किस रीज़न से आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन किया जाता है। The majority of the shareholders of the company are interested in a dividend. जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो जनरली करते हैं डिविडेंड के लिए। ऑन द अदर हैंड, majority of the shareholder may be interested in the realizable value of the company's net assets since they can liquidate a company. मतलब कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो उसके नेट एसेट्स निकालते हैं। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो जो भी वैल्यू आती है उसको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं। जनरली एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको जो वापस मिलता है पैसा शेयर होल्डर्स को, वो ज़्यादा होता है। द नीड फॉर वैल्यूएशन, हमारी ज़रूरत क्यों है, वैल्यूएशन करती क्यों? इसके 5 पॉइंट्स हैं, हम लोग सिंपली देखते हैं, बहुत ईजी है। व्हेन वन कंपनी एक्वायर्स मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, इट इज़ नेसेसरी टू वैल्यू द शेयर्स। ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, जैसे कि आप लोग का होल्डिंग कंपनी रहता है ना, उसकी वैल्यू में उसको जब करते हैं तो क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 2, वन टू और मोर कंपनीज एमलगमेट or one company absorbs another company, it is necessary to form fair and equitable basis of valuation of transfer of shares. The price quoted on the stock exchange, if any, do not properly indicate the value of the shares. For formulating the amalgamation and absorption scheme, a fresh valuation method should be taken up. जब कोई भी कंपनी अमेलगमेट होती है तो 2 कंपनीज अगर अमेलगमेट हो रही है, 3 कंपनीज अमेलगमेट हो रही है, उनके जो शेयर्स की वैल्यू होती है उनको क्या कहते हैं, उनको शेयर्स को वैल्यू किया जाता है ताकि वो लोग एक इक्विटेबल बेसिस फॉर्म हो सके, ताकि ईजिली जो है अमेलगमेट किया जा सके। तो सेकंड वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। एज इट इज़ ऐसी थ्योरी लिख के आनी है आपको एग्जाम में, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, व्हेन अ कंपनी इज डिसाइडेड टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ऊपर एमलगमेशन की बात थी, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की बात है। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो जो शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग होते हैं ना, उनको भी पे ऑफ कर दिया जाता है जनरली, क्योंकि अगर कोई स्कीम ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग पास हो रही है तो वैसे तो उनकी अप्रूवल ली जाती है, लेकिन जो भी डिसेंडिंग होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम इस आइडिया से या इस प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं है या ये नहीं होना चाहिए, उनको डिसेंटिंग को पे ऑफ करके हटा दिया जाता है। तो पे ऑफ करने के लिए भी आपको वैल्यू करना पड़ेगा। A fresh valuation of the shares must be taken up. Thus, dissenting shareholders should be paid as per the valuation of shares in respect of their holding. जितनी होल्डिंग है उतना पे ऑफ करके उनको हटा दिया जाएगा। तो सभी के सभी जो एग्री करते हैं उस स्कीम से, उनको ही रखा जाता है। पॉइंट नंबर 4, व्हेन द प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। वैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स होते हैं ना, तो अगर उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, अ फ्रेश वैल्यूएशन मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर द इक्विटी शेयर्स। To calculate the exchange ratio, it is necessary to ascertain the number of equity shares required to be issued for the debenture और preference share. रीज़न क्या होता है इसका मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिमिटेड है, जब भी आप प्रेफरेंस या डिविडेंड को शेयर्स में कन्वर्ट करते हो, तो ये जो इक्विटी शेयर्स जो ओनर्स होते हैं, इनकी जो ओनरशिप होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर को 1000 ओनर्स रहेंगे, अगर आपने कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पर को 10,000 ओनर्स कर दिए, तो उनकी जो ओनरशिप रहती है ना, वो डाइल्यूट हो जाती है। तो इसलिए वैल्यू करना पड़ता है। और 5वां जो पॉइंट है, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड द फर्म इज हैविंग सम
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इट इज़ नेसेसरी टू वैल्यू दो शेयर्स फॉर अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स। अगर किसी फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उन शेयर्स को वैल्यू किया जाता है, ताकि अगर पार्टनर्स के बीच में उस इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसके लिए वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। किन किन फैक्टर से वैल्यूएशन इफेक्ट होती है? पहला, द नेचर ऑफ द कंपनी बिजनेस। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर ऑन द शेयर्स। पॉइंट नंबर 3, द इनकम यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली आपको इन्हीं पॉइंट को लिखना है, और बीकॉम में हो तो 2-4 लाइन एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर देना। पॉइंट नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़, मतलब नेटवर्थ इसको कहा जाता है, या तो नेटवर्थ या नेट एसेट्स कहा जाता है। ये वाला 5 वाला पॉइंट, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस। अब आते हैं हम लोग मेन पार्ट में, वैल्यू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन जनरली 2 होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, तो इसीलिए मैंने मेथड्स बढ़ा दिए थे वहाँ पे। आ जाओ, सबसे पहला ये सी फाइनल में दिया वैसे तो। देयर आर 3 मेथड्स अप्लाइड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। पहला, एसेट बैकिंग मेथड, और दूसरा यील्ड वैल्यूएशन मेथड। अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अर्निंग पर शेयर निकाला है, या अकाउंटिंग पढ़ा है उसमें अर्निंग पर शेयर निकाला है, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये मेथड। करना कुछ नहीं है, वही फॉर्मेट है, थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर चेंज करके उन लोगों ने दे दिया है, इस चीज़ को समझा दिया है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले एसेट बैकिंग मेथड की बात करते हैं। अगर सेपरेट गुडविल नहीं दी हुई है तब हमें यह मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर सेपरेट गुडविल दी हुई है तो हमें दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, वो नीचे मैंने डिस्कस किया है। इसी फॉर्मेट में आपको यूज़ करना है, इसी फॉर्मेट में आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर बहुत आराम से निकल के आएगा, ठीक है। सबसे पहले टोटल एसेट्स निकालना है, इंक्लूडिंग गुडविल एंड नॉन ट्रेडिंग एसेट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, बट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स लाइक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड दिया है तो उसकी बात कर रहा है, वो लिख देना आप। उसके बाद माइनस लाइबिलिटीज़, जब लाइबिलिटीज़ एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करोगे तो आपका नेटवर्थ या नेट एसेट्स आएगा। अब लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ या करंट लाइबिलिटीज़, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, दोनों को माइनस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये आ जाएगा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या क्लेम होता है? उनका कैपिटल होता है, उनका प्रीमियम होता है, उसको जैसे ही पे ऑफ करोगे, यहाँ से माइनस करोगे तो एक और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऐड नोशनल कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर्स, जो नोशनल कॉल है उसको आप ऐड कर दोगे तो नेट एसेट बैकिंग इक्विटी एसेट्स या नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको हम लोग कहेंगे बाद में NAEFS, ठीक है। तो हम लोग आगे देख लेंगे इस चीज़ को क्या कहते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये बाय द वे क्या होता है मालूम है आपको? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये आपने FM में पढ़ा होगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है बाय द वे? इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है अगर कंपनी को हाइपोथेटिकली आप लिक्विडेट कर दोगे तो पर इक्विटी शेयर कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर फुल्ली पेड शेयर्स क्या हो जाएगा? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये वाली वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और यही चीज़ होती है EPS का फॉर्मूला। EPS का यही रहता है ना फॉर्मूला, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यही वाला फॉर्मूला रहता है। सेम फॉर्मूला इन्होंने दिया, सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया, ये देखो। और इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर पार्टली पेड शेयर्स क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर फुल्ली पेड शेयर्स माइनस नोशनल कॉल पर शेयर। नोशनल कॉल कहाँ से आ जाएगा? ये रहा आपका, जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो आपको इसी फॉर्मेट में वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2, विथ सेपरेट वैल्यूएशन गुडविल। अगर ऐसा होगा तो क्या करना रहेगा? स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को निकालना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। उसके बाद निकालना है आपको कैलकुलेट गुडविल एज सेड बिफोर, जो पहले हमने बताया हुआ था गुडविल निकालने के लिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बताया हुआ था। सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज मेथड, सारे के सारे मेथड्स मैंने समझा दिए थे। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहाँ समझाने में कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऐड कर दो वैल्यू ऑफ गुडविल कंप्यूटेड, ऐड नॉन ट्रेडिंग एसेट्स लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम्स, ऐड नोशनल कॉल्स ऑन पार्टली पेड शेयर्स, ठीक है। बेसिकली एसेट्स की बात हो रही है वही। उसके बाद गुडविल एट कॉस्ट माइनस कर देंगे, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड माइनस कर देंगे। इसका जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको, अभी तो फॉर्मेट आप देख लो, बाद में फॉर्मेट याद हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स।
उसके बाद फिर वही करना, अर्निंग पर शेयर वाला फॉर्मूला लगाना है। इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इज इक्वल टू NAFESH, मतलब नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब कि नेट अर्निंग जो रहती है अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये हो जाएगा EPS का फॉर्मूला, जिसको यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बोला गया। समझाने के लिए मैंने EPS बोला हुआ है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोग लिखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर पार्टली पेड के लिए क्या होगा, हमने वहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी सेम। इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स माइनस नोशनल कॉल पर शेयर। ऊपर भी फॉर्मूला सेम है, नीचे भी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ऊपर की जो ये कैलकुलेशन है ना, यहाँ तक की ये कैलकुलेशन डिफरेंट है बस, और कोई कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं है। तो इसको आप लोग याद कर लेना। उसके बाद आता है मेथड नंबर 2, यील्ड में भी दो टाइप से निकाला जाता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले लिखना है आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स लिखा है उसमें से टैक्स माइनस कर देना तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। लेस ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया हुआ है, ये दो चीज़ें होती हैं। अगर नहीं दिया है तब तो आप तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे, अगर दिया हुआ है तो जितना क्वेश्चन में दिया उतना ट्रांसफ़र कर देना आराम से, ठीक है। उसको माइनस करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माइनस करोगे, उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। उसके बाद तो ईजी है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। तो ये परसेंटेज में फॉर्मूला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। यील्ड या मार्केट पर शेयर कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ये सारी की सारी वैल्यू आपको उसमें क्वेश्चन में दी हुई होगी। उसके बाद आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू कैपिटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और मार्केट वैल्यू फॉर 1 रुपी इज इक्वल टू कैपिटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट फॉर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ₹1 और पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। बेसिकली वो यूनिटरी मेथड होता है ना, यूनिटरी मेथड, उसको यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। यूनिटरी मेथड मतलब कि अगर 10 रुपये की एक पेंसिल है तो 50 पेंसिल का रेट क्या होगा, तो यही वाला मेथड इन्होंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद थर्ड वैल्यू हो जाती है फेयर वैल्यू मेथड, वैल्यू पर शेयर इज इक्वल इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, यील्ड वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय 2, एवरेज कर देना आपको, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों का थ्योरी पोर्शन खत्म होता है, फॉर्मेट पोर्शन खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्वेश्चन है, बहुत आराम से देख लेना। 3 क्वेश्चन तीनों मेथड्स पे, उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो बताया हुआ है, और उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू ए लिमिटेड। अब देखो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बार बार मुझे ऊपर आके क्वेश्चन को दिखाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं जब वहाँ पे वर्किंग समझाऊँ तो आपको यहाँ पे समझ में आने लगे। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, मतलब कि 1 लाख हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 8% ऑफ 100 ईच। अगर इसका डिविडेंड निकालना होगा तो 1000 इंटू 100 इंटू 8% निकलेगा आपका। उसके बाद रिजर्व्स दिया है, करंट लाइबिलिटीज़ दिया है, लॉस और रिवैल्यूएशन दिया है, इसको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये सुपर प्रॉफिट जो लिखा हुआ है इसका मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर है उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज़ जाके देख लेना, बहुत आराम से वो भी हो जाएगा। और ये चैप्टर छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये यूनिट करीब करीब 15 मार्क्स का वेटेज ये भी रखता है, ठीक है, 15 से 17 मार्क्स का आ जाता है। आ जाओ अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सबसे पहले हमने कहा था कि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स, ठीक है, उन तीनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 2,30,000। उसके बाद लॉस और रिवैल्यूएशन माइनस कर दोगे, मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000 दिया था क्वेश्चन में, माइनस कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप देखोगे तो इसका माइनस कर दो, ये आ जाएगा क्या कहते हैं 82,000। 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 21,800 आया है यहाँ से, 2,18,000 का 10% निकालोगे तो 21,800 आएगा। गुडविल की वैल्यू आ जाएगी परचेज, इससे क्या कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से, ये रहता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अगर सुपर प्रॉफिट हम लोग का 8200 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 साल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 24,600 हमारी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी।
उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अंडर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने ऊपर निकाला सबसे पहला स्टेप नंबर 1, लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम 1 लाख, जो यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करेंगे वो दिया हुआ था 1 लाख, इन दोनों को ऐड कर दोगे 1,18,000, उसके बाद गुडविल ऐड कर दोगे 24,000। अब इस वैल्यू को 1,42,600 को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे 5,000 से, तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा 28.52। ठीक है, और इसी पे यही तो हमें निकालना रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू यही रहती है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, ताकि आप लोगों को बार बार रिफर ना करना पड़े। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू हरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक हो गया, कैपिटल दिया है 6,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड। तो इसका जो इंटरेस्ट हो जाएगा कैपिटल वाला, तो 6,000 इंटू 100 इंटू 6% प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड अप। ठीक हो गया, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी 6,000 इंटू 100 और 5,000 इंटू 100, इतनी टोटल कैपिटल हो जाएगी। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो जाएगा 75,000। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड में 50,000 आप ऐड कर दोगे। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000, नॉर्मल प्रॉफिट एंटर्ड ऑन द मार्केट अर्नड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ द कंपनी इज 10%। मतलब ये ROI है, रिटर्न ऑन रिटर्न का जो रेट है ना वो दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट, जैसा पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था। ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर क्वेश्चन में अलग से कोई 20% या 15% दिया है तो आप वो ले लेना, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रहता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड मेथड। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आंसर को। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। एवरेज एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स माइनस कर देंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, 9,000 माइनस हो गया, इसका 10%, 90,000 का 10% 9,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 81,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। 6,000 शेयर्स थे प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100 इंटू 6% करोगे तो आ जाएगा 36,000। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 81,000 माइनस 36,000 इज इक्वल टू 45,000। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय टोटल पेड इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये आ जाएगा 5,000 इंटू 100, जैसा मैंने बताया था आपको, तो ये हो जाएगा ये 5 लाख। ठीक है, इंटू 100 कर दोगे तो ये रेट आ जाएगा डिविडेंड का। बहुत ही ईजी, ये फॉर्मेट बेस्ड है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डिविडेंड यील्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यू पर शेयर आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड ऑफ वैल्यू। 9% एक्सपेक्टेड था, 10% नॉर्मल रेट था और ₹100 पेड ऑफ वैल्यू थी इक्विटी शेयर्स की, तो ये आ जाएगा वैल्यू पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ऐसे ही ये भी बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 3, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एच लिमिटेड इज जस्ट फॉलोज। 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 20 lakhs, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 32 lakhs, रिजर्व से सरप्लस। नंबर 3 की बात करते हैं, सबसे पहले आ जाएगा 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 20 lakhs, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 32 lakhs। ठीक है, रिजर्व से सरप्लस 16 lakhs, 10% डिवेंचर्स 24 lakhs, 10% लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 28 lakhs, ये टोटल हो जाएगा 1,20,00,000। ठीक हो गया, इसके बाद आ जाएगा एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 24 lakhs एंड द इनकम टैक्स इज अज्यूम टू बी 40%। मतलब कि इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या लिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इफ एप्लीकेबल प्राइस अर्निंग पी रेशियो इज 9%। ठीक है, ठीक हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। इसमें एक से पी रेशियो वाला ही जो है वो नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, बाकी तो सब इजी है। तो शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हम लोग शुरू करते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर इक्विटी शेयर। सबसे पहले एनुअल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 24 lakhs दिया हुआ था क्वेश्चन में, कहाँ गया 24 lakhs, ये दिया हुआ है, ये रहा आपका। इरेज कर देता हूँ मैं पूरा एक बार, उसके बाद समझाता हूँ मैं आपको। ये रेज हो गया, ये रहा 24 lakhs क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेस इन डिवेंचर पे इंटरेस्ट आप लोगों को माइनस करना है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट आ जाएगा 24 lakhs इंटू 10%, तो आपका आ जाएगा 2,40,000, इसको माइनस कर देना। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, जो बैंक से लोन लिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया उसको माइनस करना है, इसमें आ जाएगा 28 lakhs, ये रहा 28 lakhs इंटू 11%, इसका जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, इसको माइनस कर देना। इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इसमें से टैक्स माइनस करना पड़ेगा। टैक्स कहाँ दिया हुआ है,
आप लोगों को क्वेश्चन में दिया था ना, कितना दिया था, ये रहा 40%। इस वैल्यू का 18,52,000 का इसका 40% करोगे, 40%, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 7,40,800। इसको माइनस कर देना, इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद रिजर्व्स में क्या ट्रांसफ़र करना है, 10%, जैसा कि ऊपर दिया हुआ था। उसको ट्रांसफ़र करने के बाद ये आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका 10,80,000 रुपीज़। और उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो 2 लाख का 14%, 2 लाख का 14% कहाँ दिया है, 2 लाख का 14% कहाँ दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड ये रहा ना 20 लाख का, ये रहा 14%, 20 लाख इंटू 14% आप लोग करोगे तो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड इसको माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। और अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या रहता है, अर्निंग पर शेयर रहता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सेम चीज़ हर मेथड में फॉलो हो रही है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है बस, तो इसको आप लोग कर लेना। ये देखो ये आंसर आ गया आप लोगों का 70, ये यहाँ से आ गया। और इक्विटी शेयर होल्डर जो थे 3,20,000 वो ऊपर दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था यार, मैं दिखा देता हूँ 3,20,000 कहाँ से आया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे ये इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है ना, इक्विटी शेयर की वैल्यू ऑफ ₹10 है, 10 ईच 32 लैक्स दिया है, 32 लैक्स डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये हो जाएगा क्या नाम है 3,20,000, 3,20,000 आप लोगों के नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। ये वैल्यू दी हुई है, इसको डिवाइड कर दोगे फेस वैल्यू से तो वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकल के आ जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। उसके बाद एक वैल्यू पर शेयर, पी रेशियो क्या होता है, वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाई ईपीएस, ईपीएस ये होता है पीई रेशियो। ठीक है, पी रेशियो को फॉर्मूला लगा दोगे, आपका वो दिया था ना पी रेशियो वैल्यू 9 दिया था क्वेश्चन में, तो वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू 9 इंटू 2.5025 ये आंसर ईपीएस वाला, इसको कर दोगे तो वैल्यू पर शेयर आपका आ जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बल्कि मैं तो कहूँगा गुडविल से भी इजी चैप्टर है। तो ये 3 क्वेश्चन कर लेना आप लोग, और इसके बाद आप लोगों को ये वाला यूनिट भी खत्म हो गया बाय द वे। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी के सारी वीडियोस जो है अभी तक बनी हुई है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, वो मैं आप लोगों को प्लेस कर दूंगा। सिंपल सिंपल 2-3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बचा है, ES 17 आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग बचा है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बचा है, ESOP बचा है। ये 2-4 दिन में अपन करके इस चीज़ को खत्म कर देंगे, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो वीडियो शेयर करो लोगों के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।